हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं या छोटा मोटा सेक्शन जो रह गया है उसको आज डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम हिमालय से रिलेटेड या हिमालयन माउंटेन रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अब तक जो है हमने 3 भाग देखे हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के, और ये भौगोलिक आधार पर जोग्राफिकल बेसिस पर 3 पार्ट्स हैं हिमालय के: ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय एंड पूर्वांचल। और पूर्वांचल जो हमने कल ही किया था उसको देख लेते हैं। पूर्वांचल में क्या सम्मिलित है? इसमें पहाड़ियां सम्मिलित हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तृत है, नॉर्थ से साउथ तक जिनका एक्सटेंशन है। और ये जो पहाड़ियां हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के कन्वर्जेंस से बने, और इनको हिमालय का पार्ट ना मान के इनको ज्यादा किसका पार्ट माना जाता है? अराकनियोमा पर्वत का। और अराकनियोमा पर्वत का ही आगे एक्सटेंशन क्या माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो माने जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित है ये हमने कल देखा था। एक तो है पटकाई नागा पहाड़ियां, बराइल पहाड़ियां, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा, ये सब पहाड़ियां इसका पार्ट है। गारो खासी जयंतियां इसका पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? वो मेघालय पठार का पार्ट भाग है गारो खासी जयंतियां। यहाँ पर मिकिर और रेंगमा नाम की जो पहाड़ियां हैं वो कर्बी आंगलोंग नाम का एक असम में पठार है, प्लेटो, उसका पार्ट है। और यहाँ पे हमने देखा कि बराइल नाम की जो श्रेणी है, रेंज, ये नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को अलग करती है, सेपरेट करती है। नागा पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ियों को पृथक करने वाली जो श्रेणी है वो है बराइल पहाड़ियां या बराइल रेंज। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है इस क्षेत्र में। अच्छा, सारामती नाम की हमने सबसे ऊंची चोटी देखी थी नागा पहाड़ियों की, और मिजो पहाड़ियों का दूसरा नाम लुसाई पहाड़ियां, और सर्वोच्च चोटी जो है ब्लू माउंटेन, जिसे फांगपुई भी कहा जाता है। और बालू पत्थर से बनी ये पहाड़ियां जो हैं ये काफी ज्यादा मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त करती हैं। रेनफॉल की वजह से यहाँ पर हाई वेजिटेशन और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और वनस्पति दोनों ही ज्यादा पाई जाती हैं। और जैव विविधता को खतरा होने के कारण इसे इंक्लूड किया गया है विश्व के 36 हॉटस्पॉट्स में। मोलेसिस बेसिन हमने देखा था। मोलेसिस बेसिन के लिए कौन फेमस है? मिजोरम फेमस है, जहां असंगठित रूप से कई सारी चट्टानी मलबे जो हैं वो मिजोरम वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, वो मोलेसिस बेसिन कहलाता है। तो ये सब हमने पूर्वांचल में कल देखा था। अब जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश में और क्या चीज हमने देखी थी? भौगोलिक विभाजन के बाद हमने देखा था प्रादेशिक विभाजन या रीजनल डिवीजन हिमालयन माउंटेन का। तो ये भौगोलिक विभाजन में तो ट्रांस हिमालय वगैरह किए थे हमने, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। और रीजनल डिवीजन में हमने क्या किया? कश्मीर, कुमाऊं और नेपाल और असम हिमालय। अब ये जो कल हमने डिस्कस किया था उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो देखिए, प्रादेशिक जब हम आधार पे देखते हैं हिमालय को, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। और इसमें ये सारी श्रेणियां सम्मिलित हैं, जास्कर, उसके अलावा यहाँ बृहद हिमालय, पीर पंजाल वाली श्रेणी, शिवालिक रेंज। और मेनली ये कौन कौन से स्टेट्स में विस्तृत है? लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में थोड़ा सा पार्ट है, और हिमाचल प्रदेश में। अब ये जास्कर श्रेणी जो है ये आगे की तरफ तिब्बत में विस्तृत होती है, और जब ये तिब्बत में विस्तृत होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? देखिए, ये दूसरे राज्यों में भी थोड़ा बहुत इसका प्रसार है जास्कर श्रेणी का। तो ये जास्कर रेंज तिब्बत में फैलती है, फिर यहाँ थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर रीजन से होती भी जाती है, और यहाँ आगे चलकर उत्तराखंड का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर थोड़ा सा जाकर ये लगती है जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी का अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ है, तो थोड़ा लद्दाख में है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का पार्ट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखिए, कश्मीर हिमालय वाले भाग में हमने देखा था सबसे चौड़ा भाग है, धीरे धीरे क्रमिक रूप से या ग्रेजुअली हाइट यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है। तो ये है कश्मीर हिमालय। इसके दूसरे नाम कौन से हैं? पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय, ये दूसरे इसके नाम है। दूसरा जो पार्ट है वो है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है भाग, और इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। मेनली कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। ये यहाँ पर यही 3 श्रेणियां हैं: बृहद हिमालय, मध्य हिमालय वाला भाग, और उसके अलावा शिवालिक वाला पार्ट। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जो उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इस रेंज में या इस भाग में, इस वाले पार्ट में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, ये सारी जो चोटियां हैं वो इसमें स्थित हैं। प्लस जो ग्लेशियर हैं जिनसे गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, वो हिमनद भी हिमालय के इसी भाग में देखने को मिलते हैं। सबसे कम विस्तार इसका है, ये 320 किलोमीटर ही है इसका विस्तार,
वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखते हैं अगर एक्सटेंशन तो, और इसका कितना है 560 किलोमीटर। तो सबसे छोटा विस्तृत जो भाग है हिमालय का वो कुमाऊं हिमालय वाला भाग है। उसके बाद आ जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और यहाँ पर तीस्ता नदी जो है उनके बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय का थोड़ा सा सेक्शन जो है वो सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में भी है। ये नेपाल हिमालय वाला जो भाग है यहाँ पर काफी कम चौड़ाई हो जाती है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की, और ऊंचाई सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, इस तरह की कई ऊंची चोटियां इसमें है। लास्ट जो हिमालय का भाग है प्रादेशिक आधार पर वो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर ये असम हिमालय वाला जो भाग है इसमें ये तीनों श्रेणियां हैं, और धीरे धीरे इन श्रेणियों के बीच में जो चौड़ाई है वो सबसे कम देखने को मिलती है असम हिमालय वाले क्षेत्र में। और जो नेपाल में सबसे ज्यादा हाइट होती है वो असम हिमालय तक पहुंचते पहुंचते हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये हमने प्रादेशिक आधार पर विभाजन देखा था, और ये नेपाल में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो ये हम कल देख चुके हैं, और अब हम बात करेंगे हिमालय से संबंधित कुछ और तथ्यों की, कुछ और फैक्ट्स की। अगर हम बात करें तो देखिए हिमालय वाला जो भाग है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर अगर आप उत्तर से लेकर नॉर्थ से साउथ की तरफ यदि देखें तो दक्षिण की तरफ यह आ जाता है पूरा इंडिया वाला भाग, और इसके पीछे की तरफ तिब्बत वाला पार्ट है, चाइना वाला पार्ट है। तो उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो सबसे पहले जो रेंज आती है श्रेणी वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वाले भाग के भी थोड़ा और उत्तर की तरफ देखा जाए तो तिब्बत का पठारी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो तिब्बत का पठारी क्षेत्र, उसके आगे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के और थोड़ा दक्षिण में अगर हम देखें तो ग्रेट हिमालय है, वृहद हिमालय। उसके आगे है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के ठीक आगे है शिवालिक। और शिवालिक श्रेणी जहाँ खत्म होती है वहां भारत के उत्तरी मैदान जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो मिडिल हिमालय और उसके बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद जो भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। अब ये सब जो माउंटेन्स हैं, जब भी कभी फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं, तो अवसाद ऊपर चढ़ते हैं। सेडिमेंट्स जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी वजह से जो फोल्ड माउंटेन्स होंगे उनके बीच में एक थ्रस्ट या भ्रंश जैसी बन जाती है, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। प्लस यहाँ पर जहाँ ये हिमालय पर्वत बन रहे हैं वहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट जो है वो टकरा रही हैं, उनका कन्वर्जेंस हो रहा है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडिया वाली प्लेट, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, और उस धंसने की वजह से हिमालय जहां बने हैं, हिमालय के किनारे वाले क्षेत्र में कई सारी हमें भ्रंशें देखने को मिलती है, जिनको हम फॉल्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट भी जिनको कहा जाता है। तो इन भ्रंशों के अलग अलग नाम हैं। जो हिमालय के श्रेणियों के बीच में फॉल्ट्स हैं, भ्रंश हैं, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। वो नाम आपको ध्यान होने चाहिए कहीं पे अगर आ जाए तो देखिए इन भ्रंशों में यदि हम देखें तो सबसे पहले जो भ्रंश है उसका नाम है ITSZ। ये ITSZ जो है ये भ्रंश, ये यहाँ स्थित है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बिल्कुल बीच में। ITSZ जो है ये भ्रंश यहाँ पर स्थित है। इसका नाम क्या है? इंडस सांगपो सचर जोन। इसका सिंपल सा मतलब ये है सिंधु और सांगपो जो है, सांगपो एक नदी का नाम है, सिंधु भी नदी का नाम है, सांगपो नदी का नाम है। बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसी को सांगपो कहा जाता है तिब्बत वाली तरफ। तो ट्रांस हिमालय वाला जो भाग है उसके और मेन हिमालय के बीच में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक भ्रंश है, वहां एक रिफ्ट है, और उसे कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। हिंदी में भी इसको वैसे तो सिंधु सांगपो सचर जोन कहा जा सकता है, या भ्रंश भी कह सकते हैं आप। तो ये सचर जोन जो है इंडस और सांगपो वाला, वो किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। तो ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय क्या, वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय वाला जो पार्ट है, वृहद हिमालय वाली जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इन दोनों के बीच में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और इसी वजह से उससे आप याद रख सकते हो सिंधु और सांगपो नाम का एक भ्रंश या सचर जोन इन दोनों के बीच में स्थित है। अब इस सचर जोन के अलावा MCT नाम का एक सचर जोन और है। MCT का फुल फॉर्म जो है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जैसे हिंदी में भी वैसे तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही कहते हैं, फिर भी इसका अनुवाद यदि किया जाए तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश।
अब ये जो केंद्रीय सेंट्रल जो थ्रस्ट है, ये है मुख्य हिमालय और मिडिल हिमालय जो है, वृहद हिमालय वाला भाग और मध्य हिमालय वाला भाग, ग्रेट हिमालयन हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। ये वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय, इन दोनों के बीच में यहाँ स्थित है ये MCT, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस केंद्रीय भ्रंश के ठीक आगे मध्य हिमालय वाले भाग और शिवालिक पर्वत वाले भाग के बीच में जो भ्रंश है, उस भ्रंश का नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये है MBT, मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है, इसको हिंदी में कह सकते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश। तो मुख्य सीमांत भ्रंश स्थित है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और उसके बाद शिवालिक जहां खत्म होता है और जहां पे प्लेन शुरू होते हैं, मैदान, उनके बीच में भी एक छोटी भ्रंश है और उस भ्रंश का नाम है MFT, जिसे कहा जाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। मेन फ्रंटल थ्रस्ट का ही दूसरा नाम है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। इसे हिंदी में भी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है, और थ्रस्ट और फॉल्ट का मतलब, दोनों का मतलब यहाँ भ्रंश ही है। और हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें इसको तो मुख्य अग्र भ्रंश। तो ये मुख्य अग्र भ्रंश या फिर हिमालयन फ्रंटल जो फॉल्ट है, ये है शिवालिक रेंज और ग्रेट प्लेन्स के बीच में। तो इनके सिर्फ आपको लोकेशन ध्यान होने चाहिए। तो ये कुछ भ्रंश घाटियां हैं या भ्रंश हैं, रिफ्ट हैं या फॉल्ट वगैरह हैं, जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में, इन फोल्ड माउंटेन्स के बीच बीच में कहीं कहीं नजर आती हैं। तो ये जो 4 फॉल्ट्स हैं या सचर जोन है, ये आपको याद होने चाहिए। तो इनको आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं याद करने के लिए। अब ये सचर जोन और रिफ्ट्स जो हैं, फॉल्ट हमने कर ली है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे हिमालय के जो मेजर पासेस हैं, दर्रे, उनकी। अब पासेस में देखिए, सबसे पहला दर्रा यहाँ पर स्थित है, और ये जो फर्स्ट पास है, ये ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित पास है। और यहाँ पर आपको याद होगा काराकोरम श्रेणी है जो हमने की थी, तो ये काराकोरम रेंज में ही स्थित एक पास है, और यहाँ पर इस पास का नाम भी काराकोरम ही है। और ये जो काराकोरम नाम का पास है, ये इंडिया को जोड़ता है पीछे चाइना से, इसके पीछे बिल्कुल चाइना वाला पार्ट है। तो इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है ये काराकोरम नाम का पास, और ये काराकोरम श्रेणी का ही भाग है। तो ये है काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा, जो किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। दूसरा पास देखिए, ये दूसरा पास है जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है, और हमने इस पास को पहले किया था। इसका नाम है खारदुंगला। खारदुंगला पास हमने पहले देखा है। नुब्रा और श्योक नदी घाटी जो है, उसको ये लेह से जोड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं नुब्रा और श्योक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है, क्योंकि लद्दाख के ठीक दक्षिण में, ठीक साउथ में लद्दाख रेंज के क्या है, इंडस रिवर वैली है। तो ये इंडस रिवर वैली को शोक नुब्रा रिवर वैली को कनेक्ट करता है, या लेह से कनेक्ट करता है नुब्रा वैली को। और ये जो पास है, इसी के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचा जाता है। तो गेटवे टू सियाचिन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे सियाचिन तक पहुंचा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम पास देखें तो यहाँ पर एक पास है। अब यहाँ जो तीसरा नंबर पास है, ये वाला जो इंडिया का एरिया है, ये पीओके वाला एरिया है। यहाँ पर भी पीओके वाला एरिया है। ये जो पीओके वाला ये सेक्शन है, इसे कहते हैं यहाँ पर गिलगिट है, इस वाले भाग में। तो यहाँ जो ये पास बना हुआ है, ये मेनली जोड़ता है, यहाँ श्रीनगर है कश्मीर घाटी में, और कश्मीर वैली हमने की थी किसके बीच में, ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो कश्मीर घाटी है, उसमें जो श्रीनगर स्थित है, श्रीनगर को पीओके वाले भाग से, और पीओके में भी खास तौर पर गिलगिट वाले भाग से जोड़ने वाला ये पास है। और इस पास का, इस तीसरे नंबर दर्रे का नाम है बुर्जिला। बुर्जिला पास श्रीनगर को पीओके से, मतलब गिलगिट वाले भाग से जोड़ता है। जहां पर भी जो भी पासेस पीओके से जोड़ते हैं इंडिया को, वो पासेस जो है वो सिक्योरिटी की, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाते हैं। वहां से घुसपैठ गतिविधियां, इन्फिल्ट्रेशन आदि की बहुत समस्याएं रहती हैं। तो ये भी एक संवेदनशील और मेन पास है। उसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर एक और दर्रा है। ये जो पास है, ये श्रीनगर को, यहाँ पर श्रीनगर है,
बार बार हम श्रीनगर से कनेक्ट करने वाले डिफरेंट पासेस को देख रहे हैं, तो इस जगह श्रीनगर है। श्रीनगर वाला जो भाग है उसको पीछे की तरफ जो लेह वाला हिस्सा है या फिर सिंधु घाटी वाला या कारगिल वाला जो हिस्सा है उससे जोड़ने वाला यहाँ एक पास है। इस पास का नंबर है चौथा, और चौथा नंबर जो पास है ये है जोजिला पास, जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा जो है ये जोड़ता है यहाँ पर श्रीनगर को, जोड़ेगा आगे जाकर। श्रीनगर से जब निकलते हैं इस दर्रे के माध्यम से तो आगे आता है कारगिल वाला क्षेत्र, और श्रीनगर से कारगिल तक जाता है ये दर्रा, और उसके बाद कारगिल तक कनेक्ट करता है ये पास। उसके बाद कारगिल से होते हुए लद्दाख श्रेणी वाला जो भाग है उसके पास जाते हुए लेह तक जाया जा सकता है। तो ये जो पास है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने में काम आता है, और श्रीनगर से वैसे इससे कारगिल भी जाया जा सकता है। और श्रीनगर लेह का जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, वो यहाँ से गुजरता है। उस नेशनल हाईवे का नाम है 1D। तो ये श्रीनगर से कारगिल, लेह आदि क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक पास है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र को कनेक्ट करता है। और ये वाला जो पास है ये भी सेंसिटिव है, सिक्योरिटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि कहीं पर कारगिल की तरफ जाना हो सेना को या किसी भी और को तो इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। और ये नेशनल हाईवे 1D यहाँ से गुजरता है इस क्षेत्र से। इसके अलावा ये वाला जो पास है जो श्रीनगर को कारगिल से और फिर आगे चलकर लेह से जोड़ता है और नेशनल हाईवे 1D यहाँ से गुजरता है, ये जो पास है ये मुख्यतः कश्मीर घाटी को, श्रीनगर किसमें, कश्मीर घाटी में ही, तो कश्मीर घाटी को, श्रीनगर वाली कश्मीर घाटी को ये जोड़ता है आगे जाके द्रास घाटी से। तो जहां पर ये ग्रेट हिमालय वाले पार्ट में के आगे अगर देखेंगे तो एक द्रास नाम की नदी है, तो श्रीनगर को, कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र को पीछे या उत्तर में जो द्रास नाम की घाटी है, द्रास नदी की घाटी, उससे कनेक्ट करने वाला है ये जोजिला पास। अभी कुछ समय पहले जोजिला टनल जो है वो निर्माणाधीन है और ये स्टार्ट किया गया है जोजिला टनल का काम। और ये टनल जो है ये ऑल वेदर टनल होगी। सामान्यतः क्या होता है, ये उत्तर भारत के जो भी पासेस हैं, जब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो बर्फबारी के कारण ये बंद करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा बर्फ इकट्ठी हो जाती है। अब जो जोजिला सुरंग बनाई गई है उस सुरंग के माध्यम से सर्दियों में भी वहां पर बर्फ नहीं होगी, सुरंग अलग से बना देंगे, कनेक्टिविटी सीधे कारगिल तक और आगे जाकर जो है, कारगिल तक तो ये सुरंग है ही और आगे और उसको कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये नई सुरंग जो है वो बनाई जा रही है। तो ये आपका होमवर्क है, आप थोड़ा जोजिला सुरंग जो है उसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स देखना, कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर है, क्या इसका फायदा होगा और ये सब चीजें। तो ये जोजिला सुरंग के बारे में आप और स्टडी कर सकते हैं। तो जोजिला टनल भी इसी पास में बनाई जा रही है। उसके बाद अगर हम देखें, ये 5वां नंबर पास है। आपको पता है यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर श्रीनगर है। जैसे अभी हमने देखा कि श्रीनगर से इस तरफ जाते हैं तो द्रास, कारगिल और आगे चल के लेह आ जाता है, और ये खारदुंगला दर्रे से जाते हैं तो आगे चल के सियाचिन आ जाता है, इधर पीओके आ जाता है। इस साइड भी श्रीनगर से जब जाते हैं तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट भी क्या है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये जो 5वां नंबर दर्रा है, 5th नंबर, ये पास जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में बना है, इसलिए पीर पंजाल पास इसका नाम है। पीर पंजाल किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय वाले भाग का। तो मिडिल हिमालय में ये पास है। आपको पता है श्रीनगर के दक्षिण में मध्य हिमालय है और श्रीनगर के उत्तर की तरफ बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय है। तो अभी जो हमने पासेस देखे थे बुर्जिला वगैरह, वो किसमें थे, ग्रेट हिमालय में, क्योंकि वो श्रीनगर को किसी नदन पार्ट से जोड़ रहे थे। श्रीनगर को दक्षिण में कोई किसी भाग से जोड़ने वाले जो पासेस हैं वो बने हुए मिडिल हिमालय में, और मध्य हिमालय वाले भाग को क्या कहा जाता है, यहाँ जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये पीर पंजाल नाम का ही पास है और ये श्रीनगर को कनेक्ट करता है पीओके के इस हिस्से से। तो अभी तक हमने 5 पासेस देखे हैं। सबसे पहला पास जो चाइना को और भारत को जोड़ता है, काराकोरम श्रेणी वाले क्षेत्र में है। दूसरा पास खारदुंगला जो लद्दाख श्रेणी में है और जोड़ता है किसको, शोक और नुब्रा नदी घाटी को लेह से जोड़ता है या सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। चौथा पास जो है यहाँ श्रीनगर को कनेक्ट करता है द्रास नदी घाटी से, कश्मीर घाटी को द्रास नदी घाटी से जोड़ता है और श्रीनगर को आगे कारगिल और आगे चलकर लेह से भी जोड़ता है।
फिर ये जो तीसरा नंबर पास है ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, और ये 5वां नंबर श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को। फिर उसके बाद यहाँ ये जो 6ठा नंबर पास है ये श्रीनगर को आगे चल के जम्मू से जोड़ता है। तो श्रीनगर तो घाटी क्षेत्र में है और जम्मू जो है वो बाहर है, तो श्रीनगर को आगे ये जम्मू से जोड़ने वाला पास है। तो ये देखिए ये 6th नंबर पास है, ये बनिहाल पास है। 6ठा नंबर जो पास है बनिहाल पास, यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ से जवाहर सुरंग, जवाहर टनल जो है वो यहाँ से गुजरती है। जैसे जोजिला वाले पास में जोजिला टनल बन रही है, यहाँ पर बनिहाल वाला जो पास है उसमें ऑलरेडी जवाहर सुरंग है, और जम्मू से जब कश्मीर की तरफ जाते हैं तो जवाहर सुरंग के माध्यम से जाते हैं। और एक नेशनल हाईवे यहाँ पर है, उसका नाम याद रखना है, नेशनल हाईवे 1A यहाँ से गुजरता है। तो ये हो गई 6th नंबर टनल क्या पास। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक पास है। अब ये 7वां नंबर जो पास है ये यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश राज्य, और ऊपर है लद्दाख, लद्दाख में है ऊपर यहाँ पर लेह। तो ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है लेह लद्दाख से, लद्दाख के लेह शहर से। और यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश के जिले की बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लाहौल स्पीति। तो ये लाहौल स्पीति वाला जो जिला है उसे लेह से जोड़ने वाला पास है, और इस पास का नाम है बारालच्छा। अब ये बारालच्छा पास 7वां नंबर इंपॉर्टेंट पास है। सो ये बारालच्छा लाहौल स्पीति नाम का जो जिला है हिमाचल प्रदेश में उसको ये जोड़ता है लेह से। लेह कहाँ है? लद्दाख में। उसके आगे आप देखिए ये यहाँ पर एक और पास है, ये जो 8th नंबर पास है, इस पास का इस दर्रे का नाम है शिपकिला। शिपकिला, और ये जो शिपकिला पास है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती, इस पास से होते हुए आती है, और इनफैक्ट सतलज नदी ने ही इस दर्रे का निर्माण किया, इस पास का निर्माण किया। तो सतलज नदी, तो ये अक्सर पूछा जाता है कि सतलज नदी जो है कौन से दर्रे के, कौन से पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है, प्रवेश करती है। तो शिपकिला दर्रे के माध्यम से सतलज नदी जो है यहाँ प्रवेश करती है भारत में। और उसके साथ साथ ये पास जो है ये कनेक्ट किसको कर रहा है, किन दो स्थानों को जोड़ रहा है? तो इंडिया को जोड़ रहा है चाइना के तिब्बत वाले भाग से। इंडिया में कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत चाइना वाला जो भाग है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है ये पास। तो ये हो गया 8th पास, ये है शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, सतलज नदी इसी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती। उसके बाद ये 9th नंबर जो पास है, ये यहाँ पर जो पास है ये जोड़ता है मनाली को, यहाँ पर एक और नाम स्थान है केलोंग नाम का स्थान। सो मनाली को केलोंग नाम के स्थान से जोड़ता है। और अगर घाटी की बात करें तो यहाँ पर कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को ये पास यहाँ लाहौल स्पीति जो नाम का जिला है उसमें लाहौल स्पीति घाटी है, तो कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली रीजन से कनेक्ट करता है ये पास, और इसका नाम है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। काफी फेमस है और अभी कुछ समय पहले न्यूज में भी था। अब न्यूज में क्यों था वो भी देखेंगे। तो देखिए रोहतांग पास यहाँ पर स्थित है, ये जोड़ता है मनाली को, मनाली वाला जो भाग है उसको यहाँ पीछे की तरफ केलोंग नाम का जो एक स्थान है लाहौल स्पीति जिले में हिमाचल प्रदेश के, उनसे जोड़ता है। और घाटी की वैली की अगर बात करें तो कुल्लू घाटी क्षेत्र को लाहौल स्पीति घाटी क्षेत्र से जोड़ने वाला है ये दर्रा। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अटल सुरंग जो है, अटल टनल, वो यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है। तो अटल टनल के बारे में भी आपको देखना है, ये आपका होमवर्क है कि क्या ऐसा है अटल टनल में हाल ही में जो इनॉग्रेट हुई है उसमें क्या क्या स्पेसिफिक फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो अटल टनल जो है उसका संबंध है रोहतांग नाम के पास से। अब रोहतांग पास आपने देख लिया हो तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब जो पासेस हैं, जितने भी आप पासेस करेंगे, 4 प्रमुख पासेस हैं, 4 मेजर पासेस जो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के ये जो पासेस हैं जितने भी हैं वो इंडिया को चाइना से जोड़ते हैं, मतलब उत्तराखंड वाले पार्ट को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये 10वां पास जो है, इस 10वें पास का नाम है थांगला। ये 10th पास जो है ये थांगला नाम का पास है, और इसमें सिर्फ इतना याद करना है उत्तराखंड को तिब्बत से चाइना वाले भाग से जोड़ता है। थांगला के बाद यहाँ पर माना नाम का पास है,
11 नंबर जो है माना। माना पास भी क्या करता है, माना को माणा भी लिखा जाता है, ना माणा या माना पास जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब आगे नीति नाम का एक दर्रा है, ये नीति नाम का पास भी यही काम करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से या चाइना वाले पार्ट से जोड़ता है। तो ये नीति हो गया, तो नीति पास यहाँ पर उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला पास। फिर नेपाल, भारत और चाइना के जो ट्राई बॉर्डर वाला रीजन है, जहां पर तीनों देशों का बॉर्डर टच करता है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है लिपू लेक। ये जो 13वां पास है इसका नाम है लिपू लेक। ये पास भी उत्तराखंड को और तिब्बत को जोड़ता है। पर ये पास भी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था, कुछ समय पहले। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो इस पास की है, माना कि ये उत्तराखंड को इधर तिब्बत वाले हिस्से से जोड़ता है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट इस पास की इम्पोर्टेंस ये है कि इस दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती। कैलाश मानसरोवर, तो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के काम आने वाला दर्रा है। अब जो है इस दर्रे के माध्यम से इस पास के थ्रू जब जाते हैं कैलाश मानसरोवर, तो थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, पैदल यात्रा ज्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए ये इतना कन्वीनियंट अब नहीं माना जाता। हालांकि इतने सालों से यही यूज होता था, पर अब एक नया विकल्प इसका मिल चुका है। कौन सा विकल्प मिल चुका है या कौन सा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल चुका है इस पास की जगह, वो हम अभी बाद में देखेंगे। पर इतने सालों से यही पास यूज किया जाता था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, इसीलिए इस पास को कहा जाता है मानसरोवर का द्वार। तो ये लिपू लेक जो है ये मानसरोवर का द्वार है, या इसको कह सकते हैं गेटवे टू मानसरोवर। गेटवे टू मानसरोवर। तो ये पास भी इम्पोर्टेंट है। प्लस इस पास में और क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो जो भी पासेस हमें इंडिया और चाइना के बीच में है, जब भी इंडिया और चाइना के संबंध ठीक ठाक रहे हैं तब इन पासेस को खोला गया है। और पुराने समय में, प्राचीन काल में भी इन पासेस के माध्यम से, इन दर्रों के माध्यम से व्यापार किया जाता था भारत और इस तरफ जो चीन वाला क्षेत्र है उसके बीच में। तो ये जितने भी पास हैं ये सभी के सब जो है ट्रेडिंग के काम आते हैं, व्यापार के काम आते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन कैसा है। अगर अच्छी टेंशन वाला माहौल होता है तो पासेस को बंद कर दिया जाता है। अभी ये लिपू लेक पास क्यों न्यूज में था, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में काला पानी विवाद चल रहा था। काला पानी विवाद या काला पानी डिस्प्यूट। अब वो क्या था, क्यों चल रहा था, ये सब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन की जब आपकी क्लास होगी उसमें आप डिस्कस करेंगे। बट ये क्योंकि डिस्प्यूटेड रीजन है इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। जो चीज न्यूज में ज्यादा होती है, हाईलाइटेड होती है, उसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे हम उत्तर भारत के पासेस दर्रे कर चुके हैं। अब हम उत्तर पूर्व भारत में जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाएं उससे पहले वापस से आप ध्यान से देख लीजिए, ये काराकोरम पास है, इंडिया चाइना को जोड़ता है। उसके बाद ये खारदुंगला पास है जो जोड़ता है श्योक नुब्रा घाटी को सिंधु नदी घाटी से, इंडस रिवर वैली और लेह से। ये यहाँ पर श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर के चारों ओर पासेस है। एक पास तो जोड़ता है श्रीनगर को कारगिल से, लेह से और द्रास घाटी से। दूसरा यहाँ पे जो पास है ये जोड़ता है श्रीनगर को गिलगिट से। इस तरफ जो पास है ये जोड़ता है श्रीनगर को पीओके से। यहाँ जो पास है ये जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से, जम्मू से। और ये जो 6th नंबर पास है, इसी 6th नंबर पास से गुजरती है जवाहर सुरंग। ये सब हमने देखा। और यहाँ जोजिला पास में बन रही है जोजिला सुरंग। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के भी तीनों तरफ आपको 2-3 पासेस मिलेंगे इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश को लेह की तरफ ले जाने वाला जो पास है उसका नाम है बारालच्छा पास। हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जो मनाली वाला जो क्षेत्र है, मनाली और लाहौल स्पीति वाला जो भाग है, उसके बीच में जो पास है उसका नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। और हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में जो है उसका नाम है शिवकिला पास। तो हिमाचल प्रदेश के भी 2-3 तरफ, तीनों तरफ जो पासेस हैं वो ये हैं। फिर उत्तराखंड के 4 पासेस हमने किए, ये चारों उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के पासेस में क्या है, थांगला, माना, नीति,
और लिपू लेक। लिपू लेक सबके सब पास जो है कनेक्ट करते हैं तिब्बत से उत्तराखंड को। सबसे इंपॉर्टेंट है लिपू लेक जो न्यूज में था। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया के पासेस कर लिए। अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं। यहाँ सिक्किम जो है, सिक्किम में दो मेजर पासेस हैं, नाथुला और जलीपला। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पहला जो पास है ये है नाथुला दर्रा। नाथुला पास जो है यहाँ सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से, सिक्किम को चाइना से जोड़ता है। और प्राचीन काल में एक प्राचीन रेशम मार्ग हुआ करता था, एंशियंट सिल्क रूट। सिल्क रूट वो रेशम मार्ग जो है इसी दर्रे के माध्यम से जाता था, गुजरता था। तो ये प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था इंडिया से होते हुए जो सिल्क जाता था, उस सिल्क का रूट जो है वो इसी पास से होते हुए जाता था। और ये नाथुला पास जो है अभी कुछ समय पहले न्यूज में भी था, जब इंडिया और चाइना के बीच में विवाद चल रहे थे, भूटान वाला जो इश्यू चल रहा था, उस समय नाथुला पास को बंद किया गया था। नाथुला पास और यहाँ पर जो जलीपला पास है, ये दोनों ही पासेस हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंडिया का चिकन नेक एरिया है, मतलब एक बहुत छोटा सा सकड़ा सा हिस्सा है सिलीगुड़ी गलियारे वाला, जो कि इंडिया को जोड़ता है उत्तर पूर्वी राज्यों से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। अगर किसी भी कारणवश चाइना इसके ऊपर कब्जा कर ले, अगर इन केस पर, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो इंडिया का जो कनेक्शन है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, कनेक्टिविटी हमारी एकदम से बंद हो सकती है। तो इसीलिए इसकी सुरक्षा करना, इस चिकन नेक एरिया की या इस सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पासेस बिल्कुल पास में है इस चिकन नेक के या सिलीगुड़ी गलियारे के, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशम मार्ग की अलावा यहाँ पे ट्रेडिंग तो शुरू से हो रही है, प्राचीन काल से रेशम मार्ग यहाँ पर था। उसके अलावा यदि देखा जाए, यहाँ पे जो कैलाश मानसरोवर है, इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस नाथुला दर्रे से ज्यादा सुगमता से की जा सकती, ज्यादा कन्वीनियंटली नाथुला पास के थ्रू कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। इसीलिए आजकल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मानसरोवर। यहाँ से यात्रा इसलिए सुगम है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई कम करनी पड़ती है, पैदल यात्रा कम करनी पड़ती है, काफी दूर तक गाड़ियां वगैरह जो हैं वो ले जाती हैं लोगों को, तो बहुत कन्वीनियंट है, यहाँ का रास्ता बहुत सुगम है, इसलिए ये ज्यादा बेहतर विकल्प है लिपू लेक दर्रे की तुलना में। यहाँ पे जब जाते हैं तो समय भी कम लगता है, खर्चा भी तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो इसीलिए एक बेहतर विकल्प है लिपू लेक पास का ये। परंतु सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अगर अच्छे संबंध होते हैं चीन के साथ तभी ये दर्रा खुला होता है, अन्यथा ये दर्रा जो है ये बंद रहता है, ये पास बंद रहता है। तो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए उपयोग में लिया जाता है। न्यूज में क्यों चल रहा था अभी कुछ समय पहले? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ डोकलाम विवाद जो है वो चल रहा था। सो अब जो है नेक्स्ट जो पास है यहाँ पर, उसके बारे में देखते हैं। 15 नंबर पास जो यहाँ पर है उसका नाम है जलीपला। और जलीपला जो पास है ये सिंपल सा सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से। और जितने भी चाइना के साथ पासेस हैं उनमें आप लिख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग के लिए या व्यापार के लिए उपयोगी है, बट व्यापार अच्छे संबंधों के दौरान ही होता है। और ये भी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि चिकन गलियारे के बिल्कुल पास में है। तो ये हो गए सिक्किम के दो मेजर पासेस। फिर अरुणाचल प्रदेश के पासेस देखते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है बोमडिला। बोमडिला नाम का जो पास है ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है चाइना से, तो बस इसमें यही याद करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और पास है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे ट्राई बॉर्डर रीजन है जहाँ पर चाइना, इंडिया और म्यांमार की सीमा वाला जो क्षेत्र है, तीनों की जो बॉर्डर रीजन है, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है दीपू। दीपू पास जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसी तरह से एक और पास है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और उस पास का नाम है पांगसू। पांगसू कह सकते हैं या पांगसांग कह सकते हैं। तो ये पांगसांग नाम का जो पास है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है। और उसके बाद आगे यहाँ पर मणिपुर में एक पास और है और इस पास का नाम है तुजू दर्रा, तुजू पास। ये मणिपुर को जोड़ता है म्यांमार से। तो ये कुछ मेजर पासेस हैं हिमालयन रेंज में। जिस तरह से हिमालय श्रेणी में ये प्रमुख दर्रे हैं या पासेस हैं, जहां पर भी माउंटेन रेंजेस है और स्पेशली कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है, सतत श्रेणियां, वहां पर दर्रे आपको मिलेंगे। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भी पासेस हैं,
ये हमने नॉर्थ इंडिया के मेजर पासेस किए हैं, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे पासेस हैं, बट जो प्रमुख न्यूज में रहते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड है, वो हमने यहाँ पर देखे हैं। कौन किसको कनेक्ट करता है वो आपको याद रखना है, और न्यूज में और कोई भी आ जाए तो वो आपको ध्यान रखना है। टनल्स कौन कौन सी करनी है आपको, जोजिला टनल करनी है आपको, अटल टनल आपको करनी है, जवाहर सुरंग, जवाहर टनल के बारे में भी आप देख लेना। तो ये जो तीनों टनल्स हैं ये आपका होमवर्क है। अब जो है, अच्छा, जब आप राजस्थान करेंगे तो राजस्थान में भी आप देखेंगे अरावली में भी कई सारे दर्रे हैं, वो राजस्थान ज्योग्राफी करते समय पढ़ेंगे। अब देखिए हिमालय के मेजर पासेस हमने देख लिए, तो अब हम बात करेंगे हिमालय के महत्व की, इंपॉर्टेंस की। अच्छा, आपसे यदि दर्रों का महत्व पूछा जाए पासेस का, तो पासेस का महत्व भी आप लिख सकते हैं। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं, सीधा संपर्क एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ते हैं। दूसरी चीज, व्यापार वाणिज्य के काम आते हैं। सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीजें, नदियां जो हैं दर्रों के माध्यम से आती हैं, प्रवेश करती हैं, ये सब आप लिख सकते हो पासेस में। और हिमालय के महत्व की, इंपॉर्टेंस की यदि बात करें, तो हिमालय पर्वत जो है जलवायु को, भारत की जलवायु को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। कैसे करता है वो देखिए। हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में एक उत्तरी सीमा के पहरी के रूप में जैसे स्थित है यहाँ पर, इस हिमालय पर्वत की वजह से क्या होता है, उत्तर से जो साइबेरिया से ठंडी पवनें आती है, कोल्ड विंड्स, ये ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए भारत में शीतोष्ण और उष्ण दोनों तरह के जोन्स हैं। हमने स्टार्टिंग में किया था, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों तरह के जोन्स हैं इंडिया में। उसके बावजूद इंडिया में ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण भारत में एक उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु जो है उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। भले ही हमारे यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, टेम्परेट जोन हो, फिर भी हम ठंडी पवनों से बचे रहते हैं। क्यों बचे रहते हैं? क्योंकि ऊपर हमारे यहाँ पर भारत के ऊपरी भाग में हिमालय पर्वत है जो ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश नहीं करने देता। दूसरा जो लाभ है इसका हिमालय पर्वत का, वो ये है कि जब मानसून पवनें आती हैं आर्द्रता युक्त, वर्षा लेकर जब मानसून पवनें आती हैं तो इनको यहीं रोक लेता है हिमालय पर्वत। इसी वजह से ये मानसून पवनें यहाँ भारत में ही वर्षा करती हैं। और अगर यहाँ पर ये हिमालय नहीं होता तो मानसून पवनें सीधे चले जाती चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ, और वहां जाकर बारिश करती। हो सकता है यहाँ पर भारत में इस एरिया में वर्षा ज्यादा प्राप्त ना होती। जैसे अगर आप देखें, हिमालय पर्वत जो है वो तो मानसून पवनों को रोककर वर्षा करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में अरावली पर्वत जो है वो मानसून पवनों के समानांतर है, पैरेलल है। इसलिए मानसून विंड्स अरावली माउंटेन के सीधा पास से निकल जाती हैं, पर वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं कर पाती मानसून विंड्स, क्योंकि अरावली पर्वत उनके आड़े नहीं खड़ा और उनको रोकता नहीं मानसून पवनों को। तो सोचिए, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान की स्थिति है उसी तरह की स्थिति यहाँ पर होती अगर हिमालय पर्वत वर्षा नहीं रोकता या वर्षा युक्त पवनों को नहीं रोकता। इसीलिए रेनफॉल या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स को रोकने में इस हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा योगदान है। तो बड़े स्तर पर जलवायु को प्रभावित करता है, ठंडी पवनों को आने नहीं देता, मानसून पवनों को भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। इट स्टॉप्स द कोल्ड winds coming from Siberia and compels monsoon winds to cause rainfall in India. दूसरा महत्व देखें पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, वैलीज हैं, घाटियां हैं, कई सारे पर्वतीय स्थल हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता है ये सब लोग जाते हैं इस एरिया में घूमने, कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल। फिर है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जहाँ पे भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, माउंटेन, वहां पर अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग तरह की वनस्पति देखने को मिलेगी। जैसे नीचे अगर आपको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वेजिटेशन दिख रही है, तो थोड़ा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको कोणधारी वन भी मिलेंगे, कोनिफेरस फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसका मतलब डाइवर्स आपको वेजिटेशन मिल रही है, वनस्पति में विविधता मिल रही है बहुत सारी, और घने वन है यहाँ पर, खास तौर पर उत्तर पूर्वी भारत में, और उन वनों में बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वनस्पति भी और वन्य जीव की दृष्टि से भी। तो बायोडाइवर्सिटी इस पूरे एरिया में ज्यादा है। इसी वजह से हिमालय वाले क्षेत्र में कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हम जब करेंगे चैप्टर तब करेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत जो नेशनल पार्क्स के
नाम बीच बीच में आते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। नंदा देवी वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक नेशनल पार्क है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इस हिमालय क्षेत्र में। तो जितने नेशनल पार्क्स आपको पता हो अपने आंसर में आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि जैव विविधता संपन्न है, इसीलिए जैव विविधता के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है जिसके नाम ये है। तो ये जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। फिर है इंडिया के नॉर्थ में उत्तरी भाग में पूरा हिमालय पर्वत विस्तृत है, तो ये एक हमको नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करवाता है, प्राकृतिक सीमा उपलब्ध करवाता है। इसी वजह से प्राचीन काल में जब भी भारत पे हमले हुए हैं तो उत्तर वाले भाग से थोड़े कम हुए हैं, और जहां पर पर्वत नहीं थे वहीं से हमारे इंडिया में जो है प्राचीन काल में हमले हुए हैं। तो ये प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद खनिज मिनरल्स यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं इस हिमालयन माउंटेन रीजन में। बहुत तरह तरह के जीवाश्म ईंधन भी हैं कुछ एक क्षेत्रों में, धात्विक खनिज भी हैं और कुछ क्षेत्रों में अधात्विक खनिज भी हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है। बट क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री वाले रीजन में है, प्लेट किनारे वाले क्षेत्र बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहाँ अक्सर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, इसीलिए संवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण थोड़ा इनका खनन वगैरह जो है, माइनिंग वगैरह थोड़ी लिमिटेड करनी पड़ती है। अदरवाइज इसमें खनिजों के भंडार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हैं काफी सारे। फिर उसके बाद औषधियाँ जो हैं, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, वो सब मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? हिमालयन माउंटेन रीजन में मिलते हैं। आपको याद होगा जो रामायण में पढ़ते हैं कि संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी, तो संजीवनी बूटी वगैरह और इस तरह की औषधियाँ कहाँ मिलती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। और ये औषधियाँ जो यहाँ प्राप्त होती है, मेडिसिनल प्लांट्स जो यहाँ प्राप्त होते हैं, वो आयुर्वेद उद्योग में यूज में लिए जाते हैं। और आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो है आयुर्वेद उद्योग को बढ़ावा देने में बहुत योगदान कर रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर तीर्थ स्थल, काफी सारे तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब के अलावा केवल हिंदू टूरिस्ट स्पॉट, हिंदू जो रिलीजियस सेंटर्स है उन्हीं का नाम आपको नहीं लिखना है। अगर आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे बौद्ध मठ भी हैं, और बौद्ध मठों के अलावा यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं कुछ एक क्षेत्रों में, और इस क्षेत्र में कई सारे दरगाह वगैरह भी हैं। तो कुछ एक एक एग्जाम्पल सभी धर्मों के जो तीर्थ स्थल हैं उनके आपको लेने हैं। बौद्ध मोनेस्ट्रीज यहाँ पर बहुत सारी हैं, उनके आपको काफी नाम मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा नदियों का उद्गम स्थल, यहाँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हिमनद है, ग्लेशियर्स हैं, और उन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियां निकलती हैं। और ये नदियां जो हैं आगे क्या करती हैं? ये काटती हैं, अपरदन करती है, इरोजन करती हैं, और उसके थ्रू सेडिमेंट्स जो हैं वो नदी के साथ आगे चलते हैं। और उन्हीं अवसादों से, नदी के सेडिमेंट से, अवसादों से ही हमारे जो ग्रेट प्लेन्स है, विशाल मैदान है भारत के, वो इसी वजह से बने हैं क्योंकि ये नदियां जो है इन्होंने जाकर अवसाद जमा किए हैं। तो अगर हिमालय नहीं होता तो नदियां नहीं होती, नदियां नहीं होती तो मैदान जो है भारत में, उपजाऊ मैदान, जो इतना बड़ा मैदानी क्षेत्र है, वो भी नहीं होता, क्योंकि नदियों ने ही सेडिमेंट्स, अवसादों को जमा करके और वो मैदानी क्षेत्र बनाया है। तो ओवरऑल हिमालय के ये बहुत सारे महत्व हैं। इसके अलावा भी आपको कोई और महत्व भी की जानकारी भी हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक महत्व, इम्पोर्टेंस है हिमालयन माउंटेन की। तो इंग्लिश वालों को अगर देखना हो तो ये क्लाइमेटिक इम्पोर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल बॉर्डर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनरल्स अवेलेबिलिटी, मेडिसिनल प्लांट्स, पिलग्रिमेज एंड रिवर्स, सोर्सेज ऑफ रिवर्स। सो ये इंपॉर्टेंस है हिमालय की। अब हिमालय पर्वतीय प्रदेश से संबंधित कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखिए, आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है करेवा, दून और द्वार आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। नुब्रा घाटी, ये तो आ ही चुका है आरएस के एग्जाम में। और K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है हाईएस्ट पीक इंडिया की, इसके बारे में 2 लाइन। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, 2 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 लाइन आपको दी जाती है, तो 3-4 लाइन आनी चाहिए उससे रिलेटेड। शिपकिला पास, लिपुलेक पास, नाथुला, ये सब इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं स्पेशली जो न्यूज में, उनको आप लिख के देख सकते हैं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। उसके अलावा अटल जो सुरंग है जो अभी न्यूज में चल रही है, जो आपका होमवर्क है, उससे रिलेटेड भी आपको 2-4 लाइनें आनी चाहिए। जोजिला सुरंग जो है, जोजिला टनल जो बन रही है, उसके बारे में। मर्ग
जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हमने किए थे, वो हिमाद्री किसको कहा जाता है, हिमाद्री ग्रेट हिमालय को, वृहद हिमालय को। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि क्यों हिमाद्री कहते हैं और कौन सी रेंज की बात हो रही है यहाँ पर। कश्मीर हिमालय शॉर्ट में लिखना आना चाहिए, थोड़ा विस्तृत भी लिखना आना चाहिए, शॉर्ट भी लिखना आना चाहिए। तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सब शॉर्ट में आ सकते हैं। असम हिमालय, काराकोरम रेंज आ सकती है, लद्दाख रेंज आ सकती है अलग से शॉर्ट में। सिंटेक्सियल बेंड हमने पढ़ा था, अक्षंगीय मोड़ जो दोनों तरफ है हिमालय के, वो भी आपको आना चाहिए। ये प्लेट के दोनों किनारे हैं, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, जहाँ पे सिंटेक्सियल बेंड हमें देखने को मिलता है, जहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो वहां पर ये सिंटेक्सियल बेंड आपको ध्यान होना चाहिए, दोनों तरफ है हिमालय के। रकापोशी जो है हमने पढ़ा था, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, लद्दाख श्रेणी की। माउंट एवरेस्ट के बारे में 2 लाइनें। नंदा देवी के बारे में, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता काफी ज्यादा है, यहाँ नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको इंक्लूड किया गया है। चोस हमने किया था, चोस क्या है, शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, अस्थायी धाराएं, उनको कहा जाता है, और ये शिवालिक को इरोड करती है, अपरदित करती है। हमने ऋतु प्रवास किया है, तो ऋतु प्रवास के बारे में भी आपको शॉर्ट में लिखना आना चाहिए। ट्रांसह्यूमेन्स को सीजनल माइग्रेशन भी कहते हैं, तो ट्रांसह्यूमेन सीजनल माइग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन वगैरह। फिर हमने जियोसिंक्लाइन थ्योरी की है कोबेर की, तो उसमें बताया गया है टेथिस जियोसिंक्लाइन के बारे में, टेथिस भूसन्नति के बारे में। तो आपको पहले ये लिखना है कि टेथिस भूसन्नति किसको कहते हैं, किन 2 भूभागों के बीच में थी, लैंड मासेस के बीच में थी, और इसकी वजह से हिमालय पर्वत कैसे बने हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है। मध्य हिमालय के विभिन्न नाम, डिफरेंट नेम्स जो हमने किए थे मिडिल हिमालय के। इसी तरह से आपसे शिवालिक के डिफरेंट नेम्स पूछे जा सकते हैं। आपसे शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं, उनमें से किन्हीं 5 ऊंची चोटियों के नाम लिखिए। तो कुछ हाईएस्ट पीक्स के नाम भी पता होने चाहिए आपको, और कुछ एक हाईएस्ट पीक्स के आप जो हाइट है उसका नंबर भी आप याद कर सकते हो, ताकि आपका आंसर में थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा भी चला जाए। फिर अगर हम 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ट्रांस हिमालय पूछा जा सकता है। 5 नंबर मतलब आपको 8 लाइनें लिखनी होगी, तो वही ट्रांस हिमालय में आप बेसिक लिखेंगे कि कौन कौन से राज्यों में है मेनली, और मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शैडो रीजन में, एरिड कंडीशंस हैं, शुष्क परिस्थितियां, 3 रेंजेस हैं, और 3 रेंजेस के नाम क्या है। उनमें से K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है, प्लस लद्दाख का पठार यहाँ स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, वो सब आपको लिखना है। मुख्य हिमालय, मेन हिमालय में आपको लिखना है कि दोनों तरफ सिंटेक्सियल बेंड है, पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में थोड़ा सकड़ा है, 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, नेपाल वाला सेक्शन सबसे ऊंचा है, और इसमें 3 श्रेणियां हैं, और इसका दक्षिणी ढाल जो है वो तीव्र है, स्टीप स्लोप है, और उत्तरी ढाल थोड़ा मंद है, और तीनों श्रेणियों के नाम लिखने, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। फिर उसके बाद वृहद हिमालय, अलग से ये श्रेणी पूछी गई है ग्रेट हिमालय की, तो इसमें आपको वही ग्रेट हिमालय में जो हमने लिखा है जितना, वही करना है कि इसमें माउंट एवरेस्ट देते हैं, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है, और हिमनद है, ग्लेशियर्स जिनसे भारत की नदियां निकलती हैं, वो सारी चीजें, प्लस इसमें बहुत सारे पासेस हैं जो अभी हमने किए थे, बुर्जिला वगैरह, वो सब मेनली पासेस जो है वो ग्रेट हिमालय में, क्योंकि ग्रेट हिमालयन रेंज कंटिन्यूस है, सतत है। फिर मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय वाले भाग के बारे में जो हमने किया वही आपको लिखना है कि कई सारे प्रादेशिक नाम हैं, और मध्य हिमालय में मर्ग और बुग्याल प्याला नाम के घास के मैदान होते हैं, विकसित होते हैं, ये सब चीजें आपको लिखनी है। शिवालिक में शिवालिक की हाइट, चौड़ाई कितनी है वो, और क्या इसके विभिन्न नाम है, और क्या मेजर चीजें आपको जानकारी, वो सब। पूर्वांचल, पूर्वांचल के बारे में जब लिखते हैं तो थोड़ी बहुत पहाड़ियों के नाम आपको आने चाहिए, जो हमने किए थे अभी, वो पहाड़ियों के नाम लिखने हैं और बेसिक इसको एक्सप्लेन करना है। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय जो हमने किया है उतना ही 5-5 नंबर में आपको बेसिक लिखना है। जहां पे भी ज्योग्राफी का कोई आंसर आप लिखते हैं तो उसके साथ डायग्राम होना ही चाहिए, आपके आंसर का इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, और अगर मैप पे दर्शाते तो और भी अच्छी बात है। तो मैप और डायग्राम्स जो हैं वो आपको आने ही चाहिए बनाने। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का महत्व आपको 5 नंबर में लिखना भी आना चाहिए, 10 नंबर में भी लिखना आना चाहिए। तो विस्तृत रूप से ज्यादा बड़ा करके पूछे तब भी आना चाहिए लिखना, और शॉर्ट में पूछा जाए तो क्रिस्प में कैसे शॉर्ट में आप सारे पॉइंट्स को, जितने ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं उतने ज्यादा पॉइंट्स कवर कर ले, तो वैसे भी आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। फिर उसके बाद 10 नंबर के जो प्रश्न है उसमें आपको 100 वर्ड्स में, या एक साइड का जो पेज है A4 साइज का, 1 साइड पेज, वो आपको आना चाहिए लिखना।
तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को सविस्तार बताइए। तो प्रादेशिक विभाजन में क्या है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, इसमें क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल वाला पार्ट, तो वो सब इसमें समझाना है। फिर एक्सप्लेन हिमालयन माउंटेन रीजन इन डिटेल, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को सविस्तार बताइए। तो जितना हमने पढ़ा है उसको आपको एक पेज पे समेटना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें ज्यादा रेलेवेंट नहीं है उनको हटाना है, जैसे चोस को हमेशा एक्सप्लेन नहीं करना है, करेवा को हटा देना है। फिर आपको केवल मेन मेन रेंजेस जो है, श्रेणियां, उनके बारे में ही मुख्य चीजें लिखनी है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का जो महत्व है उनको आपको पॉइंट्स में एक पेज पे लिखने हैं। मेजर पासेस ऑफ हिमालयन माउंटेन रीजन एंड देयर इंपॉर्टेंस, हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में बताते हुए उनका महत्व बताइए। तो पासेस जितने आपको जानकारी है हिमालय वाले क्षेत्र के ही बताने, दक्षिण भारत के नहीं बताने। पासेस बताने के साथ साथ उनका क्या महत्व होता है और क्या महत्व है वो आपको जानकारी इसमें देनी है। फिर थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो उसमें आपको कौन से दो मेन सिद्धांत बताने, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत है पर दो सिद्धांत प्रमुख है जिनमें सम्मिलित है कोबेर का सिद्धांत जियोसिंक्लाइन वाला और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो दोनों ही तरीके से कैसे हिमालय बनता है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो आरएस के सिलेबस में या आरएस जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इनकेस कोई आईएएस के स्टूडेंट्स हैं तो आईएएस के स्टूडेंट्स किस तरह से प्रैक्टिस करें और किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें शॉर्ट आंसर्स तो आते नहीं है, लॉन्ग आंसर्स ही आते हैं और उसमें भी 250 वर्ड्स की लिमिट होती है, 200-250 वर्ड्स। तो आपको लंबा आंसर लिखना है इनकेस आईएएस के लिए लिख रहे हैं तो। और आईएएस में जब आता है तो ज्यादा कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, थ्योरी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन। और ये पूछा जा सकता है कि भारत का जो उत्तरी भाग है, नदन पार्ट है, हिमालयन माउंटेन वाला रीजन, वहीं पर इतने सारी पर्वत श्रेणियां क्यों मिलती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में ही पूछ रहा है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे आईएएस में। और आईएएस में जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी की जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपसे पूछने का प्रयास होता है, सीधे फैक्चुअल और इस तरह के क्वेश्चंस आईएएस में नहीं पूछे जाते। बट फिर भी ये सबको प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस, उससे ये क्वेश्चंस अगर आप लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे सिलेक्टिवली लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या रखें क्या छोड़ें, वो चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा आप, और आपस में आंसर लिख के और आप जो डिस्कशंस वाला सेक्शन है उसमें अपना पेज डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के आंसर को रिव्यू कर सकते हैं। एक दूसरे के आंसर्स आप रीड करेंगे तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे और ज़्यादा, और क्रिएटिविटी जो है वो एनहांस होगी आपकी। तो इसके जो हिमालयन माउंटेन रीजन है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लिखिएगा, और भी कोई क्वेश्चन आपको सूझ रहा हो तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। कल हम नदन प्लेन रीजन को डिस्कस करेंगे, उत्तरी मैदानी प्रदेश को। थैंक यू।